सेर्गी लामा और आजेराट पेलिकन डर के मारे उसे घूरने लगे, जैसे, भाई क्या तुमने अभी अभी हमारा खाना बेचने की कोशिश की? वॉलोस ने संदेह भरी नजरों से कहा, डेमन भूमि में जीवित पकड़ा गया, क्या वह पेलिकन नहीं है? और वह अल्पाका तो है। उसकी आवाज में घृणा थी। तुम राजा को ऐसे सामान्य जानवर कैसे पेश कर रहे हो? क्रेटोस ने पलकों को झपकाया। क्या? उसके विचार एक खराब समीक्षा सुनकर बाढ़ की तरह जोर से चिल्ला रहे थे। मध्य युगीन यूरोप से प्रेरित इस दुनिया में अल्पाका और पेलिकन आम होते हैं क्या? यह कैसी आलसी वर्ल्ड बिल्डिंग है? वोलोस अब पूरी तरह से प्रभावित न होते हुए बेकार बदबूदार चीजें थूकते हुए कहा, इन्हें लेकर अभी लौट जाओ। सर्गी, जो अभी लामा बन चुकी थी, उस अपमान को व्यक्तिगत रूप से लिया। वह आगे बढ़ी और चिल्लाई, एल्फा! वोलोस का पोकर फेस बना रहा, पर अंदर पूरा पैनिक मोड चल रहा था। वो उच्चारण, ये बहुत साफ सुथरा था। ये कोई आम अल्पाका आवाज नहीं थी, है ना? क्रेटोस ने महसूस किया तनाव। अब बेतरतीब स्ट्रीट मैजिशियन की तरह इंप्रोवाइजेशन करने का समय था। उसने शर्ट का फजी सिर पकड़ लिया और पूरी सेल्समैन स्टाइल में बोला, हां, आपने देखा होगा कि डेमन भूमि के ये जीव अद्भुत उच्चारण रखते हैं। फ्लुएंट बीस्ट्स, प्रीमियम प्रोनाउंसिएशन, लिमिटेड एडिशन। फिर उसने एज़िरेट की तरफ देखा और कहा, और यह वाला, इसका रोना कुछ अलग है। रो, पाउच, ब्रैट। एज़िरेट ने एक कदम भी नहीं हिलाया। क्रेटोस और ज्यादा झुककर बोला, रो, अरे रो। फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो क्लासिक पैनिक बेबीसिटर की तरह क्रेटोस ने बस एक बाल पकड़ लिया। अरे, आज़ाराट ने अजीब सी खांकने जैसी आवाज निकाली, जो केवल पेलिकन से राजकुमार बने किसी ही निकाल सकता था। वालोस के लिए यह काफी था। मैं तुम्हें पास करने की अनुमति देता हूं, अंदर जाओ, उसने चिल्लाया, खुद से ठोकर खाते हुए। ब्लफ सफल। और क्रेटोस, वह उन गेट से चलता हुआ गया जैसे उसने अभी अपने दोस्तों को एग्जॉटिक ग्रोसरीज बताने की कोशिश ही न की हो। वालोस अचानक मुड़ा उस टोन में जो हमेशा ट्रबल बताता है। भले ही तुम्हारे पास रेयर बीस्ट्स हों, तुम निर्वासितों के वंशज हो। मैं तुम्हें राज्य में घूमने नहीं दूंगा। एक विशेष दूत यहां रुका हुआ है, उसके साथ जाओ। क्रेटोस ने बाहर से मुस्कुराया, पर अंदर से सोचा, प्योर साय, कितनी झंझट। गेट के बाहर बेचारी सर्गी लामा और आज़िराट पेलिकन को उलझा दिया गया था, जैसे कंफ्यूज्ड लाइव स्टॉक। इसी बीच क्रेटोस ने कहा, यह अच्छी खबर है। हम डेमन भूमि से कुछ भी नहीं लाए, इसलिए मैं सच में खाली हाथ महाराज से मिलने को लेकर परेशान था। फिर दूत जवियर और लॉयड ने विनम्रता से झुका। जवियर ने कहा, मैं राजा का विशेष दूत हूं। एलिया अजरान, यह मेरा सेवक, डूरो फ्रंटियर। क्रेटोस ने नर्वस न दिखते हुए जवाब दिया, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं निर्वासितों के गांव से हूं। मेरा नाम क्रेड क्रेटोस जंग है। हां, वही। और यह मेरा दोस्त बॉल बीएमसी है। लेकिन गवियर, दूत ने भौहें उठाई। निर्वासितों का गांव कहते हो? मैं वहां कुछ महीनों के लिए रुका था, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। ओह नो, क्रेटोस ने महसूस किया। वह ठंडी पसीना जो आपदा से पहले आता है। अचानक शिंग, स्टील निकालने की आवाज गूंजी। हर सैनिक ने अपनी तलवार खींच ली। ब्लेड्स लगभग क्रेटोस की गर्दन को छू रहे थे। एक सैनिक ने चिल्लाया, अपनी असलियत बताओ, क्या तुम दानव हो? क्रेटोस का दिमाग पूरी तरह से पैनिक मोड में चला गया। ओह लॉयड, ओह भगवान, हमारे युवा मालिक एलिया को फिर से फेस ब्लाइंडनेस हो रहा है। फिर सीधे क्रेटोस की तरफ इशारा करते हुए उसने जोड़ा, ध्यान से देखो, यह वही व्यक्ति है जो दूसरी घर की बाईं ओर रहता है। क्रेटोस, दूसरी घर? कौन सी दूसरी घर यावियर? कौन सी बाईं ओर? फिर लॉयड झुककर धीरे से फुसफुसाया, जैसे एक ऐसा आदमी जो पहले शेडी काम कर चुका हो। इन्हें हमारे साथ ले चलते हैं। हम राजा को एक उपहार दे सकते हैं। यावियर अभी भी सतर्क बने रहते हुए पूछा, अगर ये सच में दानव हैं तो? और लॉयड बिना पलक झपकाए जवाब दिया, वो नहीं है, कभी नहीं। बिल्कुल सही। जावियर अब पारिवारिक मिलन समारोह में खराब झूठ बोलने वाले की तरह नर्वस होकर ताली बजाते हुए बोला, हां, मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कभी बात ही नहीं की। हां, तुम वहीं थे। क्रेटोस ने सोचा, वो आलू जैसा दिखने वाला आदमी प्रैग्मेटिस्ट है।
मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। इसी बीच लॉयड ने क्रेटोस को दोस्ताना अंगूठा दिखाया, पर अंदर से सोच रहा था, वो अस्वस्थ दिखने वाला आदमी, मैं इसे निचोड़कर फेंक दूंगा जब काम खत्म हो जाएगा। फिर जावियर ने फिर से ताली बजाई और कहा, बिना देर किए चलिए तुरंत निकलते हैं। फिर जोड़ा, यह मिस्टर मुकुएंजी हैं जो हमारे एस्कॉर्ट बनने की पेशकश कर चुके हैं। क्रेटोस ने महसूस किया जैसे उसकी आत्मा भाग गई हो। ओह नहीं, वही नहीं, वही नहीं। मुकुएंजी आगे बढ़ा, आंखें इतनी ठंडी कि एक टैक्स ऑडिटर से भी ज्यादा। क्रेटोस पसीने से तरबतर और कांपता हुआ बोला, नमस्ते, मैं क्रेटोस जंक्सियल हूं, भीतर से। धत्त तेरी की, मैं मरने वाला हूं, हम सब मरने वाले हैं। मुकुएंजी ने उसे देर तक घूरा और सपाट आवाज में कहा, तुम्हारा जिगर अस्वस्थ लग रहा है, कृपया अपना ध्यान रखना। क्रेटोस वहां पूरी तरह से हतप्रभ खड़ा रहा, अपना खाना संभालने की कोशिश करता रहा। जावियर भावनात्मक तबाही से बेखबर खुशी से बोला, अब राजधानी दूर है, चलिए जल्दी करते हैं। जैसे ही वे चल पड़े, क्रेटोस ने राहत से अपना सीना थपथपाया। उसने मुझे नहीं पहचाना, सच में? एलिक्सर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाकई काम करता है। पर मुकुएंजी लगातार देखता रहा, आंखें तंग करते हुए, दिमाग गिनती करते हुए। कैसे अंदर से क्रेटोस के जिगर की जांच करूं? रात हो गई और कैंप फायर धीरे से जल रहा था। उसकी गर्म रोशनी, एकमात्र आरामदायक चीज उस पूरी तरह से बेतहाशा चिंता भरे माहौल में। क्रेटोस चुपचाप बैठा, अंदर से जलता हुआ। यह खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, उसने सोचा। मुकुएंजी को ऐसे घूरता रहा जैसे वो एक भूमि पर बिछा खतरनाक बम हो, एक साधु की चादर में। अगर मैं एक भी भीड़ या डाकू से टकराया और चोट लगी तो ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो जाएगा। फिर बूम, जिगर दान देने का समय, स्वेच्छा से हो या जबरन। क्रेटोस की आंखें मुकुएंजी की ओर भागी। वो आदमी उसकी तरफ बस मुड़ा, सिर्फ मुड़ा, और क्रेटोस की आत्मा ने धरती को हाई फाइव किया। मुकुएंजी बस सिर हिलाया। क्रेटोस का दिमाग, मैं इस तरह के तनाव के लिए नहीं बना हूं। उसने उसी समय फैसला कर लिया, भागना है। आज रात हम भागने वाले हैं। तो मिशन बन गया, जिगर निकालने से पहले निकल जाओ। क्रेटोस चुपचाप बेल की सो रही गांठ के पास गया और जोर से थप्पड़ मारा। अरे बॉल, जल्दी उठो। बॉल थका हुआ और अस्तित्व से नाराज बड़बड़ाया, ओह! बॉल को बढ़ने के लिए 8 घंटे की नींद चाहिए। क्रेटोस, तुम्हारी बढ़ोतरी की उम्र बहुत पहले खत्म हो गई थी, पगला। बॉल को खींचते हुए बाहर ले गया। क्रेटोस उसे चुप कराने लगा, जैसे भागने वाला हो। लामा और पेलिकन पहले ही बाहर थे, ठंड में कांप रहे थे। फिर उनके पीछे वाले तंबू से रसल आया। इतनी रात को अचानक कहां जा रहे हो? क्रेटोस ठिठक गया। हां, बात कर रहा है। सर्ज द लामा ने आंखें झपकाईं और कैजुअली कहा, बिल्कुल, मैं कर सकता हूं। बस वक्त लगा क्योंकि मैं इस मौखिक संरचना में माहिर नहीं हूं। क्रेटोस मुश्किल से खुद को संभालते हुए जोर से फुसफुसाया, हम उन परेशान करने वाले लोगों के साथ क्यों जा रहे हैं? हम किला पार कर चुके हैं, हमें उनकी जरूरत नहीं। बस चूनो बेचकर बीज खरीदना है, बहुत आसान। अगर हम समय बर्बाद करेंगे तो हमारी असली पहचान उजागर हो जाएगी। पर फिर वो रुक गया। रुकिए, उनकी असली पहचान, वो क्या है? इस सोच को पूरा करने से पहले थंप, एक विशाल छाया मंडराई। मुकुएंजी बिल्कुल उसके सामने, खामोश, घूरता हुआ। क्रेटोस की पूरी प्रणाली पैनिक मोड में चली गई। अल्ट्रा डीलक्स, यह आदमी नहीं था, यह एक शाप था, और अभी वह शाप सीधे क्रेटोस की आत्मा से आंखें मिला रहा था। दानव क्षेत्र के किनारे शेविन युअंतार के धूल से भरे वीराने में चीजें शांतिपूर्ण नहीं थीं। हार्ड टॉक, जेफ्रोस और टी बोन अभी ताजा हवा लेने बाहर निकले थे। तभी एक टिड्डी जैसे दानवों का झुंड रेंगता हुआ आया, जैसे बिना बुलाए आए हुए बुफे लाइन। हार्ड टॉक ने आंखें झपकाईं। यह क्या है? मैंने इन्हें बुलाया नहीं, ये क्यों इकट्ठा हुए? लीड टिड्डी ने अपने एंटीना को अजीब ढंग से खरोंचते हुए कहा, खैर, हमारे मालिक यहां हैं और हमने सुना था कि अगर हम यहां आएंगे तो भरपूर खा सकते हैं। हार्ड टॉक का चेहरा धूमिल हो गया। ओह नहीं, यहां इतना खाना नहीं है जब तक दानव राजा बीज नहीं लाता। तभी दूसरी तरफ से और आवाजें आईं, एक झुंड हरी पत्तेदार दानवों की। उनमें से एक चिल्लाया,
ये स्कैब कोर के लोग यहां क्या कर रहे हैं? दूसरे ने पुकारा। हर्तुकनिम, कृपया हमें अंदर ले जाइए। लेनिस की विद्रोह से हमारा कोई लेना देना नहीं। और फिर जैसे टूटते हुए बांध की तरह निराशा के द्वार खुल गए। हर्तुकनिम, कृपया पहले हमें बचाइए। एक सांप दानव ने फुफकारा। हम दूर से आए हैं, हम भूख से मरने वाले हैं। हवा भी एक भीख मांगने की प्रतियोगिता में बदल गई। खाना, दया। हम पहले, नहीं मैं पहले। यह कुछ ऐसा था जैसे पोस्ट अपोकैलिप्टिक ब्लैक फ्राइडे सेल हो, पर हर कोई फ्लैट स्क्रीन के बजाय आलू चाहता था। हार्टॉक ने जेफ्रोस की ओर देखा, बिना घबराए। हमारे पास कितने विशाल चूनो हैं? जेफ्रोस ने कंधे उचकाए। खाने के लिए कई मुंह हैं, पर बचने के लिए और भी अधिक दिन हैं। हार्टॉक का पेट गिर गया, पर फिर उसे याद आया। क्रेटोस की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। जब मैं यहां नहीं हूं तो तुम ही दानव राजा हो। दानव राजा की तरह सोचो और निर्णय लो। ये शब्द जिम्मेदारी की बिजली की तरह लगे। हार्टॉक सीधे खड़ा हो गया, सिर ऊंचा, कंधे पीछे, आवाज शांत और ताकतवर। जातियों को क्षेत्रों में बांटो और उनके निवास स्थान निर्धारित करो। मैं खाना उपलब्ध कराऊंगा। दोस्तों, यह था पार्ट 12 का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे और मनहवा एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगले पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद और खुश रहिए।